प्रणाम मुखिया चाचा, आपको दूसरी बार मुखिया बनने की बधाई। खुश रहो रश्मि बिटिया, तुम्हें भी इतनी कम उम्र में पहली बार मुखिया बनने की बधाई। धन्यवाद चाचा जी। मैंने सुना है कि आपका गांव कामयाबगंज बहुत साफ सुथरा है। पूरे बिहार में आपके गांव की बड़ी चर्चा है। आप तो जानते ही हैं कि मेरा गांव भी गंगा ग्राम है, इसलिए मैं आपसे कुछ जानना सीखना चाहती हूँ। थोड़ा मुझे भी बताइए कि आपने कामयाबगंज को इतना साफ सुथरा कैसे बनाया। पहली बात तो ये बिटिया कि कामयाबगंज की कामयाबी का श्रेय मुझे नहीं बल्कि पूरे गांव को जाता है। और दूसरी बात यह कि भाई हम तो चाहते ही हैं कि हर गांव हमारे कामयाबगंज की तरह स्वच्छ बने। अच्छा यह बताओ, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में तो तुम जानती ही होगी। जी चाचा जी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पहले चरण में गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने पर जोर दिया गया था। दूसरे चरण में नालियों के पानी और घर से निकलने वाले ठोस तथा गीले कचरे के निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। फिर तो तुम गंगा ग्राम और आईटीसी मिशन सुनहरा कल के बारे में भी जानती होगी। जी चाचा जी, मुझे मालूम है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत गंगा के किनारे की 271 पंचायतों को गंगा ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। इन गंगा ग्रामों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन में आईटीसी भी तकनीकी योगदान दे रही है। आईटीसी ने देश में कई जगहों पर काम करने के बाद CLDSWM यानी समुदाय के नेतृत्व में विकेंद्रित कचरा प्रबंधन का एक मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल के अनुभवों को गंगा ग्रामों में भी लागू किया जा रहा है। इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपने अपने गंगा ग्राम में यह सब कैसे लागू किया। हमें अपने गांव में कौन कौन से काम करने होंगे? कई तरह के काम करने होते हैं और सभी ज़रूरी होते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत के स्तर पर DPR यानी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। पहले ग्राम सभा में इसे स्वीकृत करवाया जाता है, फिर DPR को स्वीकृति के लिए ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है। स्वीकृत होने के बाद गंगा ग्राम के लिए धनराशि प्राप्त होती है। पंचायत को इस धनराशि का उपयोग निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार करना होता है। सभी बिल, वाउचर और सारा विवरण संभाल कर रखना होता है और धनराशि खर्च करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी बनाकर भेजनी होती है। तो यह सब काम हमने किया शुरुआत में। इसके बाद क्या किया गया चाचा जी? इसके बाद हमने गांव के सभी वार्डों की मैपिंग की, सर्वेक्षण किया, क्षेत्र का सीमांकन किया। फिर समुदाय को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस काम में पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा सरकारी कर्मचारी, आशा, आंगनवाड़ी, ANM, विद्यालय के अध्यापक, स्थानीय NGO, स्वयं सहायता समूह, युवाओं के संगठन, धर्मगुरु सभी साथ आए। घर घर जाकर एक एक परिवार को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक किए गए, विद्यालय के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, गीत गाए, बहुत सारे प्रयास हुए। हमको भी अपने गांव में यह सब करना होगा। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है रश्मि बिटिया। जागरूकता की गतिविधियों के बाद वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया गया। समिति का काम ठीक से चले, इसके लिए समिति में कुछ पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। इसके बाद WIMC वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के बारे में कुछ और बताइए चाचा जी। वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति लोगों को कचरे के सही निस्तारण के बारे में जागरूक करती है, स्वच्छता मित्रों का चयन करती है। इसके बाद स्वच्छता मित्रों के काम की निगरानी भी करती है और उनकी मदद भी। वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति सेवा शुल्क तय करती हैं, फिर हर महीने इसे इकट्ठा और उसका पूरा लेखा जोखा रखती है एवं WIMC द्वारा निर्धारित किए गए स्वच्छता मित्र के मानदेय को देने में उपयोग करती है। वैसे तुम्हें एक बात बताएं, सेवा शुल्क के बारे में हमारे गांव के एक बच्चे ने
बड़ी मजेदार बात कही। वह क्या? उसने कहा कि सेवा शुल्क का मतलब है जिसका कचरा उसकी जिम्मेदारी, उसका खर्चा। मतलब यह कि जो कचरा उत्पन्न करे वही उसके निस्तारण का खर्चा भी उठाए। अरे वाह, छोटे बच्चे ने बड़ी बात कर दी। मेरा खर्चा मेरी जिम्मेदारी। इससे पंचायत पर आर्थिक बोझ कम हो जाता है। सेवा शुल्क से स्वच्छता मित्र का वेतन निकल आता है। इसके अलावा लोग जिन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं, उन सेवाओं के बारे में वे ज्यादा सजग रहते हैं। यह तो तुमने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन अभी असली बात तो हमने बताई ही नहीं। मैं ठोस और गीले कचरे के प्रबंधन के बारे में पूछने ही वाली थी चाचा जी। समझदार तो तुम हो ही। आशापुर वालों ने यूं ही तुम्हें अपना मुखिया थोड़े ही चुन लिया। चलो कचरे के प्रबंधन की बात भी कर लेते हैं। या तो तुम जानती ही होगी कि कचरा 3 तरह का होता है: सूखा कचरा, गीला कचरा और हानिकारक कचरा। सभी घरों के लोग घर से निकलने वाले कचरे को पहले ही अलग अलग करके रखते हैं। हर दिन निर्धारित समय पर स्वच्छता मित्र इस कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इस कचरे का क्या होता है चाचा जी? इकट्ठा किए गए कचरे में से सफाई मित्र कागज, प्लास्टिक जैसे रिसाइकिल होने वाले कचरे को अलग कर लेते हैं। फिर सूखे कचरे को मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी तक पहुंचाया जाता है। वहां कचरे को अलग कर लिया जाता है। फिर उसमें से रिसाइकिल होने वाले कचरे को चुनने की अनुमति दी जाती है। अन्य हानिकारक कचरे जो घर से निकलते हैं और जिनका पुनः चक्रण संभव नहीं होता, उन्हें ही लैंडफिल के लिए भेजा जाता है। यह तो बात हुई सूखे कचरे की और गीला कचरे से खाद बनाने की। अरे वाह, आपके गांव में कचरे से भी खाद बनाई जाती है। हाँ, बहुत अच्छी खाद बनती है और इस खाद से गांव, गंगा और गेहूं तीनों बच जाते हैं। मतलब यह कि कचरे की खाद बन जाने से गांव गंदगी से बच जाता है, गंगा जी प्रदूषण से बच जाती हैं और गेहूं यानी फसलें रासायनिक खाद से बच जाती हैं। खेतों को बिना रासायनिक वाली खाद मिल जाती है। अरे वाह, यानी घर और गांव का कचरा भी संसाधन बन सकता है। आज आपसे बहुत सीखने को मिला चाचा जी। आगे भी जब जब आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको फोन करूंगी। बिल्कुल रश्मि बिटिया, निसंकोच फोन करना। हम तो चाहते ही हैं कि हर गांव कामयाबगंज की तरह कामयाब हो। याद रखना, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा खर्चा।